हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ। मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू दूंगा, एग्ज़ाम डिटेल बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है, लास्ट 3-4 साल का जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितने गए थे। इसके जो 3 स्टेज एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उनके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। फिर आपको मैं टाइम टेबल और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊँगा ताकि हम कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो करें ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। सबसे पहले मैं ग्रुप जो हमारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो होता है सिविल सर्विसेज वो ग्रुप ए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ग्रुप ए जो होता है उसमें जो सैलरी होती है, उस जो इनिशियल ग्रेड पे लगता है वो 5400 ग्रेड पे लगता है। और जो इनिशियल सैलरी होती है 56,100 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है और जो कि 2.5 लाख तक वेरी करती है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका प्रमोशन होता जाएगा और ईयरली आपका जो इंक्रीमेंट होगा धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ते रहेगी। तो जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वो होती है आईएएस। जो कलेक्टर होते हैं वो आईएएस ही होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी आईएएस ही होते हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आईएएस होते हैं। आईपीएस फिर सेकंड रैंक की पोस्ट कही जाती है इंडियन पुलिस ऑफिसर या इंडियन पुलिस सर्विसेज। फिर होती है आईएफओएस और आईएफएस। तो आईएफओएस होता है फॉरेस्ट सर्विस और आईएफएस होती है फॉरेन सर्विस। तो इनमें ध्यान रखिएगा, एक फॉरेस्ट और फॉरेन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स पद मैंने दिए हैं जो ग्रुप ए की पोस्ट के होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है वो फेब में आता है, सेकेंड वीक में। और जो इसके प्रीलिम्स की डेट होती है वो मई लास्ट वीक होती है या फिर जून फर्स्ट होती है। फर्स्ट ऑफ वीक जून के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम होता है। मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होता है वो 31 मई को होता है। डेट ऑफ मेंस एग्ज़ाम्स की जो डेट होती है वो 3rd वीक ऑफ सितंबर के तीसरे सप्ताह में इसका एग्ज़ाम्स होता है। तो ये हुई इम्पोर्टेंट डेट्स। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस होता है इसमें अपेयर होने के लिए आपको डिग्री पास होना चाहिए, या आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं और आप उसके फाइनल ईयर में हो तो भी आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट होती है यूपीएससी में अपेयर होने के लिए वो 21 से 32 साल है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। 32 साल जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल वालों के लिए, 35 साल है ओबीसी वालों के लिए और 37 ईयर है एससी एसटी वालों के लिए। और 42 ईयर्स की जो एज है वो दी गई है फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए। जैसे सपोज़ आप 2021 के एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाहती है यूपीएससी के, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में लाइज करना चाहिए। 2 अगस्त 1989 से लेके 1 अगस्त 2000 के बीच में। तो इन चीज़ों का आप याद रखिए। सपोज़ आपको 2022 के एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है तो आप इसमें एक एक साल दोनों में बढ़ा देंगे तो ये 1990 हो जाएगा और ये वाली जो मैक्सिमम जो है वो एज लिमिट हो जाएगी 2001। तो आपको इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो ये होती है एज लिमिट का क्राइटेरिया। मिनिमम परसेंटेज जो होता है इसमें एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के लिए कोई सम परसेंटेज की सीमा नहीं है यूपीएससी सिविल सर्विस में। और दूसरी चीज़ ये होती है यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज़ होती है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं। तो देखिए, जनरल वालों के लिए 6 अटैम्प्ट है और जो मैक्सिमम एज 32 साल है। ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट्स दिए गए हैं और मैक्सिमम 35 साल है। आपको 35 साल तक ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और टोटल आप 9 बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फिर एसटी एससी वालों के लिए जो अटेम्प्ट लिमिट है वो अनलिमिटेड है
और जो एज लिमिट है उनकी वो फाइनल 37 ईयर तक वो STSC वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि आप जानते हैं ये UPSC सिविल सर्विसेज 3 स्टेज एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और टोटल जो मार्क्स होते हैं सबके मिला के वो होते हैं 2025, जिसके जो मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के, और मेंस में भी 2 पेपर के मार्क्स उसमें एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं। 300 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, जो पहले पेपर 1 और पेपर ए और पेपर बी होता है उसके मार्क्स UPSC सिविल सर्विस में ऐड नहीं होते, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होइए। प्रीलिम्स के जो पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, प्रीलिम्स का GS का और CSET का पेपर होता है। तो जो 2 पेपर होते हैं इसमें मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो प्रीलिम्स में जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप मेंस के लिए अपेयर होंगे। मेंस में जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और टोटल जो होता है 2025 मार्क्स का जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो बनता है। मैं आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में 1 बाय 1 आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स जो होते हैं वो जो होते हैं नहीं जोड़े जाते, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स होता है। और पेपर 1 के मार्क्स जोड़े जाते हैं, GS के पेपर 1 के मार्क्स, और इसी के बेसिस में जो बच्चे मार्क्स ज़्यादा लेके आते हैं उसके हिसाब से प्रीलिम्स की कट ऑफ लिस्ट बनती है। अब जो प्रीलिम्स होता है वो उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ड्यूरेशन 2 घंटे होती है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिस आपको 33% मार्क्स लाना है, आप क्वालिफाई कर लेंगे इतना ही काफ़ी है। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है। तो देखिए UPSC के इस पेपर में जो होती है नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पेपर जो होता है UPSC का वो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में बनाया जाता है। अब आइए मैं मेंस के पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए टोटल जो मेंस में जो पेपर होते हैं टोटल 9 पेपर होते हैं। मेंस का जो पेपर होता है कन्वेंशनल पेपर होता है, लिखित परीक्षा बोलते हैं जिसे हम। पेपर ए और पेपर बी इन दोनों के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, और ये पेपर 1 जो होता है इंडियन लैंग्वेज पे होता है, और पेपर 2 जो होता है वो जो होता है इंग्लिश का पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जस्ट हमें ये क्वालिफाई करने रहते हैं। और जो पेपर ए और बी है उनका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मिनिमम 25% क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया है। तो UPSC में आप जो पेपर ए और पेपर बी जो होते हैं ये मेंस के पेपर, उसमें जस्ट आपको 25% मार्क्स लेके आने हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। इन दोनों के मार्क्स पेपर ए पेपर बी के फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें नहीं जोड़े जाते, ना ही प्रीलिम्स के कोई मार्क्स जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स के पेपर 1 के मार्क्स यदि आपके अच्छे आते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। यदि आप मेंस में बैठते हैं तो पेपर ए और पेपर बी है जिनके मार्क्स फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नहीं जोड़े जाते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पेपर 1 टू पेपर 7 तक इसके मार्क्स और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं फाइनल लिस्ट जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके लिए। और पेपर जो 6 और पेपर 7 होता है मेंस के पेपर में वो ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, और जो मेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। तो आइए अब मेंस के पेपर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देखेंगे जो पेपर ए और पेपर बी होता है, पेपर बी में इंग्लिश का पेपर होता है, ये 300 मार्क्स का होता है। और पेपर ए जो होता है वो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो 8 कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो भाषाएं दी गई हुई है, लैंग्वेज दी गई है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना रहता है, उसका पेपर होता है पेपर 1। फिर ये पेपर ए बोलते हैं हम यहाँ पे इसको, पेपर ए और पेपर बी। अब पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है, उसमें एसे का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है, ये सारे जो होते हैं रिटर्न पेपर होता है, कन्वेंशनल पेपर होते हैं।
फिर होता है जीएस का, पेपर 2 जो होता है वो जीएस का होता है। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 250 मार्क्स का होता है। फिर पेपर 3 जो होता है, जिसमें GS2 नाम दिया गया है, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 250 मार्क्स का होता है। फिर पेपर 4 जो होता है वो GS3 बोलते हैं हम, ये भी 250 मार्क्स का होता है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 5 जो होता है, इसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 250 मार्क्स का होता है। और पेपर 6 और 7 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी रिटर्न पेपर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको चूज़ करने पड़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ये भी 250 मार्क्स के होते हैं, तो आप ध्यान देंगे। तो पेपर ए और पेपर बी के इसमें मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते हैं। जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं वो पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट होकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब आइए मैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं मेंस के वो आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनिटी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग का होता है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, लिटरेचर ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो लिटरेचर का होता है वो ये सारी लैंग्वेज जो होती है उनमें से किसी एक लैंग्वेज में आप लिटरेचर का पेपर दे सकते हैं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप देख सकते हैं सारे यहाँ 1 बाय 1। आप इंजीनियरिंग में देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीनों ब्रांच के यहाँ पे पेपर होते हैं। बाकी आप हिस्ट्री का भी मेंस का पेपर होता है और आप यहाँ से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लिस्ट दी हुई है मेंस एग्जाम्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है यूपीएससी का। और इसमें जो है ये लगभग 30 मिनट ड्यूरेशन होती है, लगभग 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चलता है। सिलेबस आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फुल डिटेल प्रीलिम्स और मेंस के फुल सिलेबस की डिटेल मिल जाएगी। अब आइए कट ऑफ मार्क्स बता देता हूँ मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ मार्क्स, जो कि जिसके बाद लोग मेंस में अपेयर होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कट ऑफ मार्क्स का। तो देखिए जनरल कैटेगरी में जो ईयर वाइज बात करेंगे 2017, 16, 17, 18, 2019 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है क्योंकि ऑफिशियल यूपीएससी द्वारा अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, तो ये एक्सपेक्टेड है। बाकी ये ऑफिशियल डेटा है तीनों साल का। तो आप देखेंगे 1 बाय 1। जनरल कैटेगरी के लिए 2016 में जो कट ऑफ मार्क्स गया था वो 111 111, 2017 में 106, 2018 में 98 और 2019 में जो संभावना है वो 105 की है। ओबीसी का आप देख सकते हैं सिमिलरली 110, 2017 में 103, 2018 में 97 और 2019 में 100। जनरल और ओबीसी के कट ऑफ मार्क्स में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। बाकी एससी के जो कट ऑफ मार्क्स है वो 100, 89, 84 और 95 का है। आप ईयर वाइज देख सकते हैं। फिर एसटी का देखेंगे आप तो 96, 89, 84 और ये 90। तो ये कैटेगरी वाइज जो है, कैटेगरी वाइज और ईयर वाइज जो है कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। आप ध्यान रखेंगे 2019 का ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये एक्सपेक्टेड डाटा है। जो टाइम टेबल है वो 6 मंथ का टाइम टेबल हम लोग फॉलो करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो टोटल हमें 6 मंथ में टोटल 180 डेज़ मिलेंगे। तो 180 डेज़ में हम जो फर्स्ट टाइम स्टडी का प्लान रखेंगे वो 72 डेज़ का रखेंगे। सेकेंड टाइम जब हम स्टडी करेंगे तो उसको 60 डेज़ में पूरी फुल स्टडी कंप्लीट करेंगे। और थर्ड टाइम में जो स्टडी करेंगे हम उसे टोटल 48 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए जो हमारा जो टाइम टेबल है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, तो सबसे पहले आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है और प्लस एनसीईआरटी के बुक्स वो आप पहले पढ़ लेंगे। तो आप वो पढ़ेंगे तो आपको लगभग बुक्स वगैरह जो
आपको स्टैंडर्ड बुक्स है और एनसीईआरटी की बुक्स है 6 to 12 तक, वो पढ़ेंगे तो आपको करीब करीब उसमें आपको 6 मंथ देना है। बाकी रिमेनिंग जो 6 मंथ की स्ट्रेटजी है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसके बाद वाली जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करेंगे। उनको 2-3 बार हम पढ़ेंगे, उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। फिर हम मेंस के पेपर भी पढ़ेंगे, उनको भी कंप्लीट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें कोई भी 2 बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके हैंड रिटन नोट्स हमें या तो फ़ोटोकॉपी करानी है या हमें वहाँ उनको अरेंज करना है, ताकि हम जो प्रिस्क्राइब्ड स्टडी मटेरियल वो पढ़ सकें। कोचिंग के नोट्स बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं, काफ़ी कम चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छा डेटा मिल जाता है। तो आप हैंड रिटन नोट्स की व्यवस्था कीजिए। आप KSG विजन, ALS, बाजीराम या रवि श्रीराम IAS या चाणक्य IAS, किसी की भी कोचिंग 2 बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको लगे आप उनके हैंड रिटन नोट्स अरेंज कर लीजिए और देन उनको आप 2-3 बार पढ़िए। आप हो सके तो उनके स्टडी मटेरियल आपको मिल सकते हैं तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। फिर आपको NCERT की बुक्स पढ़नी है 6 to 12 तक और उनको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। आपको कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड एडिटोरियल बिल्कुल ना पढ़ें। फिर आप एक जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पहले से आप डिसाइड कर लें और उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें। देखिए, आप ऐसा ना करें कि आप पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर देन आप मेंस की तैयारी करेंगे। आप शुरुआत डायरेक्ट मेंस के एग्ज़ाम से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। लास्ट के जो 3 मंथ रहेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के, उस टाइम आप सिर्फ प्रीलिम्स की स्टडी करिए, बाकी टाइम आप पूरे टाइम आप मेंस की तैयारी कीजिए। क्योंकि आप जैसे ही मेंस की तैयारी करते हैं तो उसी में आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती रहती है। फिर आप स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं उनको आप फॉलो कीजिए और उनको रिवाइज़ कीजिए, उनको कंप्लीट करने के बाद उनको भी रिवाइज़ कीजिए। फिर आप जैसे आप कोई भी बेस्ट 2 कोचिंग होती है उनकी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप इकट्ठी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ना कीजिए, आप पहले एक किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए, उसको कंप्लीट करने के बाद आप दूसरी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें। फिर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ें और उनको लेके आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहें करंट अफेयर को लेके अपनी लैंग्वेज में। फिर आप मंथली मैगजीन्स जो आती उनको भी फॉलो करें, जैसे कि विजन IAS की मंथली मैगजीन्स आती है। फिर आप कुछ स्टैंडर्ड वेबसाइट होती है जैसे इनसाइट ऑन इंडिया, फोरम IAS, ये सब चीज़ें आप फॉलो करें। तो आप इस टाइप से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी और आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाएंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट होगा। टेस्ट सीरीज़ लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, टेस्ट सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से हमें हमारी गलतियों का पता लगता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए।